अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरे इर्द गिर्द आपको मकई की बेड्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हमने मकई की काश्त कर दी है। ये जो काश्त की गई है ये 9 जुलाई को की गई है और यहाँ पे जो बीज लगाया गया है वो पायनियर कंपनी का 40-40 P40-40 बीज इस्तेमाल किया गया है। पिछले साल हमने इसी ज़मीन पे जो है वो सिंजेंटा कंपनी का S7720 काश्त किया था। उसने भी हमें काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन दी थी, लेकिन उससे पिछले साल जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस था। हमने उस साल भी जो है S7720 ही लगाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट कल्टीवेशन की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उस 2 एकड़ से हमारी पैदावार जो हुई थी वो 60 मन हुई थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बैड एक्सपीरियंस था। लेकिन हमने इन चीज़ों से सीखा है और अपनी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है। अब हमने इस ज़मीन पे जो है मकई के बाद जो है हमने गंदम की काश्त करनी है। तो दोस्तों, गंदम को काश्त करने के लिए ज़रूरी है कि आप मकई की जुलाई में ही काश्त कर दें। अगर आप अगस्त में मकई की काश्त को ले जाएंगे तो आपकी गंदम लेट काश्त हो। दोस्तों, गंदम से अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी काश्त नवंबर के पहले 2 हफ्तों में मुकम्मल कर ली जाए। इसके बाद जितनी लेट करेंगे उतनी ही पैदावार और मुश्किलात में इजाफ़ा होता जाएगा। इवन कि अगर आप नवंबर के आखिर में भी गंदम को लगाते हैं तो बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। एक तो उसकी पैदावार कम होगी, दूसरा फसल के गिरने का अंदेशा बढ़ जाएगा और तीसरा उस पे रस्ट का और दूसरी बीमारियों का अटैक भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने मकई के बाद गंदम लगानी है तो जुलाई में ही अपनी जो है वो काश्त को मुकम्मल करें ताकि मुनासिब वक्त पे आप गंदम को काश्त कर सकें। अब मैं इस मकई के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूं। हमारी जो बहारिया काश्त थी उसमें हमें कुछ मसाइल आए। हमने चूँकि सर्दी का मौसम था, ज़मीन तैयार करने के लिए जो है हमारे पास टाइम नहीं मिला। ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा वत्तर में थी और हमने उसको जल्दी से काश्त करना चाहा, जिसकी वजह से हमें मसला क्या हुआ, जो खब्बल घास है उसका बहुत ज़्यादा हमें मसला हुआ। उसको कंट्रोल हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से फसल पे जो है वो खब्बल घास का जो है वो एक प्रेशर बन गया। उसकी वजह से हमारी फसल थोड़ी सी कमज़ोर रही और उसकी पैदावार में भी कमी आई। अब उस चीज़ से हमने ये सीखा कि ज़मीन की तैयारी पे मुनासिब तवज्जो देनी चाहिए। अब बहारिया मकई की हार्वेस्टिंग के बाद हमने इस पूरी ज़मीन को जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 माह का फैलो पीरियड दिया है और इस 1.5 से 2 माह के दौरान वक्फे से हम इसमें हल चलाते रहे हैं ताकि हमें उस तरह का मसला ना आ सके। अब काश्त के फ़ौरन बाद इसमें जो है एसीटोक्लोर का स्प्रे किया गया है। एसीटोक्लोर जो है एक हिफाजती स्प्रे है जड़ी बूटियों से बचाव का, कि जड़ी बूटियों के उगने से पहले स्प्रे किया जाता है और इब्तदाई 30 दिन के लिए तकरीबन जो है वो जड़ी बूटियों को उगने नहीं देता। तो दोस्तों, मैं इसके फर्टिलाइज़र प्लान के मुतल्लिक़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमने जो काश्त की है वो 9 जुलाई को की है और आज है 12 जुलाई। अभी जो है वो कोई पौधा जो है ज़मीन से निकल रहा है, लेकिन एक पानी इसको उस वक़्त लगाया जाता है जब बीज को ज़मीन में लगाया जाता है और दूसरा पानी, जिसको आम ज़बान में हम यहाँ पंजाबी में चोया देना कहते हैं, वो हमने आज इसको दिया है 12 तारीख़ को। तो इसी में ही हमने अपनी खाद जो है डीएपी और जो पोटाश है वो डाल दी है। डीएपी की 1 बोरी हमने इसमें जो है वो केरा करवाई है और उसके साथ जो है इसमें एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश को हमने 1 बोरी के हिसाब से केरा करवाया है। अब इसके बाद की जो है फास्फोरस खाद हम मज़ीद, लेकिन वो डीएपी नहीं इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम जो है वो नाइट्रोफास को प्रेफरेंस देंगे, चूँकि नाइट्रोफास एक तो सॉल्युबल होती है और दूसरा उसका असर बड़े जल्दी हो जाता है। यहाँ पे आप एक सवाल मुझसे पूछना चाह रहे होंगे कि डीएपी पे अगर हम एमएपी इस्तेमाल करते तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता। जी दोस्तों, डीएपी की निस्बत जो है एमएपी वो ज़्यादा कारगर है और हमारी ज़मीनों को सूट भी करती है, लेकिन एमएपी पे जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी नहीं दे रही।
अब हमने इसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस डीएपी है वो हमें तकरीबन जो है वो 4700 की पड़ रही है, जबकि एमएपी जो कि एंग्रो की ज़ोर आवर है वो तकरीबन 5400 की या 5500 की आ रही है, जो कि उसके ऊपर सब्सिडी भी नहीं है। अब 1000 रुपये निकालने के बाद ये हमें 4700 की पड़ रही है, जिसमें हमें नाइट्रोजन भी मिल रही है और फास्फोरस भी मिल रही है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि डीएपी जो है वो अल्कलाइन है, उसकी पीएच लो होती है ज़मीन की, जिसकी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी में मसला आता है। तो दोस्तों इब्तदाई तौर पे तो डीएपी जो है वो ज़मीन की पीएच को थोड़ा सा कम करती है, लेकिन अगर हम इसके मुकम्मल रिएक्शन को देखें तो डीएपी का बाद में जो रिएक्शन है वो एसिडिक होना शुरू हो जाता है और इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है फास्फोरस की। तो दोस्तों ये हमारा जो फर्टिलाइज़र प्लान है, इसमें जो नाइट्रोजन वाली खादें हैं उनको हम फसल की कंडीशन को देखते हुए इस्तेमाल करेंगे। जो मेरा इरादा है इसमें एक बोरी जो है वो अमोनियम सल्फेट ज़रूर डाली जाएगी, ताकि उससे हमें जो सल्फ़र मिल सके और साथ में जो एक दफ़ा जो है पीएच वो थोड़ी सी नीचे आए और ज़मीन को जो है वो एक दफ़ा फसल को जो है एक दफ़ा बूस्ट मिले। तो दोस्तों आप अपनी राय अपना जो है वो फर्टिलाइज़र का प्लान और अपनी मकई का प्लान जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें और अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।